अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया सुमित पीर जी ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। सुमित जी, आपकी कई बातें जो है ना वो अब एक एक करके सामने आ रही हैं, लोग लिख भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि आपने कहा था कि एससीओ की मीटिंग जो है कश्मीर में, श्रीनगर में रखवा तो दी गई है, कह तो गया, मतलब कह तो दिया है भारत की तरफ से, लेकिन उसके बाद काफी खतरा लगता है। और यही हमने कल देखा कि एक जो अटैक हुआ, पहले कहा गया कि जी शायद कोई आसमानी बिजली गिरी है, लाइटनिंग का कुछ कहा गया, उसके बाद कहा नहीं है टेरर अटैक था और बुलेट्स भी मिली हैं। और किस तरह देख रहे हैं आप ये, क्योंकि एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी के जो है फॉरेन ऑफिस की तरफ से कहा गया कि जी वो जाएंगे शिरकत के लिए एससीओ की मीटिंग में, और उसके साथ ये सब कुछ हो जाता है। क्या ये कनेक्टेड है या आपको लग रहा है कि ये दो अलग अलग चीजें हैं? देखिए आरजू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और ये अनफॉर्चुनेट है कि जो मैं चीज़ें बोलता हूँ सच आ जाती है, और कई बार अच्छी चीज़ें होती, कई बार बुरी चीज़ें होती है। देखिए, यहाँ 5-6 पहलू आपको समझने पड़ेंगे। मैं अभी एक चैनल पे था, तो मैंने तब इसके बारे में हिंट, कल परसों की बात है, 2-3 दिन पहले की बात की। मैंने कहा भाई, ये अतीक को क्यों मारा? अतीक कुछ ऐसा बोलने वाला था कि जैसे अतीक ने बोला लश्कर तोयबा, आईएसआई, जैश ए मोहम्मद, अतीक ऊपर। और उससे पहले उसकी रंजिशें भी वही थी, उसकी दुश्मनियां भी वही थी, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड सब वही था। तो क्या अतीक कुछ ऐसा जानता था? क्या कुछ ऐसा होने वाला था जिसका वो खुलासा करने वाला था? अतीक ने कोर्ट में ये भी बोला कि भाई राजस्थान से हथियार आ रहा है, मुझे आईएसआई से हथियार मिलते हैं, ड्रोन के थ्रू मिलते हैं। उमेश पाल के मर्डर में जो हथियार हुआ है वो आईएसआई ने मुझे दिए। और ये जो जिन्होंने अतीक को मारा, इनके पास टर्किश मेड पिस्टल्स आती हैं, 10 लाख की एक पिस्टल है, यहाँ तो मिलती नहीं। ये पिस्टलें इनको किसने दी, क्यों दी? और अतीक ने ये भी कहा था कि भाई मैं आपको बताऊंगा राजस्थान में स्मगलिंग कहाँ कहाँ से होगी, वो निशानदेही कराऊंगा। कुछ हथियारों की निशानदेही उसने प्रयागराज में भी कराई। और अचानक उसके और उसके भाई को मारा जाता है। और वो जो 3 शूटर थे वो कह रहे जी हमने तो फेम के लिए मारा। फेम के लिए मारा तो तुम्हारे पास 50 लाख के हथियार कहाँ से आए? किसी ने तो दिए, कुछ तो खुलासा था। और मतलब अब क्या कहें, 48 घंटे नहीं होते तो ये घटना आपकी पुंछ में हो जाती है। अब इसमें देखिए, आप लॉजिक देखिए। हाँ, आपने और मैंने मलिक साहब के इंटरव्यू के बारे में बात की थी। अब तब आरजू जी, मैंने आप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट एक बोला था। मैंने कहा था जब आर्मी श्रीनगर एयरपोर्ट पे उतरती भी है, पुलवामा, कुपवाड़ा, द्रास, बिजबहारा, अनंतनाग, सोपोर, शुपियन, यहाँ एयरपोर्ट तो है नहीं, यहाँ तो आर्मी को बाई रोड ही जाना पड़ता। और पिछले 70 सालों से आर्मी इन्हीं रोडों से जाती है। तो वो जो लॉजिक था कि हाँ कि अगर आर्मी को श्रीनगर एयरपोर्ट पे उतारा जाता तब ये इंसिडेंट नहीं होता, वो दैट लॉजिक डजंट होल्ड गुड। बिकॉज एयरपोर्ट से तो आपको जाना है ना। अब ये जब अब जैसे ये जगह थी, पुंछ का एरिया था, पुंछ की तरफ जा रहे थे ये। अब पुंछ में तो एयरपोर्ट नहीं है, आर्मी तो इसी रोड से जाती है। अब हुआ क्या कि बारिश हो रही थी, विजिबिलिटी खराब थी, एम्बुश किया गया राष्ट्रीय राइफल्स को, और 5 जवान हमारे शहीद हुए, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। और एक जवान हमारा क्रिटिकल इंजर्ड है। पहले गोलीबारी की गई बिकॉज बारिश थी, कॉन्वे स्लो चल रही थी। दूसरी बार फिर आरपीजी, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जो होता, उससे हमला किया गया और पेट्रोल टैंक को निशाना बनाया गया ताकि उसमें आग लगे। और फिर जब आग लगती है फिर भी फायरिंग होती है, आग लगने के बाद भी फायरिंग होती है। और फिर वो कई जंगलों वंगलों में भाग जाते। खैर हमारे हेलीकॉप्टर हम और ड्रोन इसमें लगे उनको ढूंढने के लिए, तो वक्त की बात है, उनको पकड़ के न्यूट्रलाइज किया जाएगा। पर जो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं स्वर्गीय विपिन रावत जी की बात को याद करूं, उन्होंने कहा वी आर फेसिंग 2.5 एनिमीज, एक इधर और 0.5 यहाँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक नेक्सस बन रहा था टेररिस्ट का, क्रिमिनल गैंग्स का, कुछ पॉलिटिशियंस का और कुछ लॉ एनफोर्समेंट का। और एक बहुत खतरनाक कॉकटेल बनता है, वेयर दे कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, कि जहाँ ये काम करे, जहाँ ये काम करे, ये नहीं कर रहा तो ये कर रहा, ये नहीं कर रहा तो ये कर पा रहा। अब अतीक ने तो आज तक ये नहीं कहा था उसके आगे सर लश्कर तोयबा से संबंध है, जैश ए मोहम्मद से संबंध है, उसने कहा, और अतीक मारा जाता है। तब भी मैंने अंदेशा लगाया था क्या अतीक को जानता था, क्या अतीक को जानने वाला? मैंने आपका इशारा भी किया था G20 की तरफ, G20 की मीटिंग होने वाली है, हमारे पास कंफर्म्ड इंटेल है, कुछ ना कुछ होगा। अब आप देखिए, खैर ये जो लोग जंगलों में छुप गए हैं, इनको तो ये तो वक्त की बात है, दे विल बी और न्यूट्रलाइज, दे आर डेड मैन वॉकिंग, इट्स एज सिंपल एज दैट।
उसकी टेंशन नहीं है, पर यह है कि इनके साथ और कौन कौन जुड़े हैं। और अब यहाँ आपके बॉर्डर पे क्या हो रहा है? आपके बॉर्डर पे हो रहा है कि जो टेररिस्ट कैंप्स बॉर्डर पे वो खाली किए जा रहे हैं, पहली बात। आपके जो फॉरवर्ड रडार्स है वो सारे एक्टिवेट किए जा रहे हैं। आपकी रावलपिंडी में मीटिंग पे मीटिंग हो रही है कि मोदी जी रिटेलिएट कैसे करें, और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ रिटेलिएशन होगा। और मेरा पर्सनल असेसमेंट है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरा पर्सनल असेसमेंट है G20 की मीटिंग से पहले होगा। अब लेकिन रिटेलिएशन सर आसमान। लेकिन सर अगर इस किस्म का कोई हादसा हो जाए जो कि भारत में हुआ है कल, तो उसके बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान को तो ये सब चीजें सोचनी ही थी ना, चाहे उसमें इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, कि जी अब नेक्स्ट स्टेप इंडिया जो है वो जाहिर है शक करेगा पाकिस्तान के ऊपर, तो फिर क्या हो सकता है, क्या रिएक्शन नहीं, क्या आ सकता है? मैं आजू जी बताता हूँ आपको। देखिए, तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ये जो फॉरवर्ड रडार बेसिस है इनको एक्टिवेट क्यों किया जा रहा है? रडार पोस्ट को, जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको खाली क्यों किया जा रहा है? रावलपिंडी में मीटिंगें क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं G20 के आसपास आपको कुछ ना कुछ करना था, आपको J&K को फिर लाना था लाइमलाइट में, मीडिया में। और यहाँ आपकी बार एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हुई है, दो चीजें जो मैं पहले से कहते आ रहा हूँ। पहली चीज हुई है, अब J&K में चाइनीज असला पकड़ा जा रहा है, चाइनीज मार्किंग के RPG, चाइनीज मार्किंग के पिस्टल्स पकड़े जा रहे हैं। और यहाँ जो शेल्स मिले हैं गोलियों के, उनपे चाइनीज मार्किंग है। अब चाइना ने आपको हथियार दिया, आपने इनको दिया, मुझे नहीं पता, क्योंकि कहीं ना कहीं से होता है, क्योंकि आपके जो एम्यूनिशन के कारखाने उसमें तो यूक्रेन के लिए हथियार बन रहे हैं ना आजकल। आपने तो उनको आउटसोर्स किया, वया जर्मनी जाते हैं वो यूक्रेन। ये तो खैर आप नहीं बताएंगे, पर हमें तो पता रहता है कि आपके एम्यूनिशन डिपो में क्या बन रहा है। चाइनीज हथियार मिलना, चाइनीज RPG मिलना, चाइनीज ग्रेनेड मिलना और चाइनीज शेल्स मिलना, ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि हमारे थ्रू तो चाइनीज असला आता नहीं, हम तो चाइनीज तो हम कैरेक्टर यूज नहीं करते। तो चाइनीज असला आने का मतलब है कि वो रूट आपके थ्रू आया, पाकिस्तान के थ्रू आया, ISI के थ्रू आया। इसीलिए रावलपिंडी में मीटिंग्स हो रही है। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवानों को मारने का मतलब है अपनी मौत का वारंट साइन करना, क्योंकि राष्ट्रीय राइफल्स किसी को छोड़ती नहीं, हमारी कोई भी बटालियन छोड़ती नहीं, राष्ट्रीय राइफल्स तो 100% किसी को नहीं छोड़ती। तो राष्ट्रीय राइफल्स पे हमला करने का मतलब है कि, मतलब आई एम टेलिंग यू, जिन्होंने भी किया दैट डेड मैन वॉकिंग, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। बट ये करना, इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइंस बनाना, आप कहीं ना कहीं ये दिखाना चाह रहे हैं पाकिस्तान की भाई G20 और कश्मीर इज नॉट सेफ, वहाँ प्रॉब्लम है। और इस तरह का एम्बुश यूजुअली नॉर्थ ईस्ट में होता था, इस तरह का एम्बुश कभी आर्मी पे होता नहीं था। और आप इसको क्या बोलेंगे? इसको इंटेलिजेंस फेलियर तो नहीं बोलेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपके वीडियो में बोला था, मैंने कहा व्हेन देयर इज अ वॉर दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस हैपन। अब इसको भी इंटेलिजेंस फेलियर, तो अब मलिक साहब के हिसाब से तो ये भी इंटेलिजेंस फेलियर होगा। इंटेलिजेंस फेलियर तो था नहीं, एम्बुश था। और जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है, एम्बुशेस हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि हर जगह का। और हमें तो आरजू जी, हमें तो 100% टाइम सक्सेसफुल होना, और आपको तो एक बार सक्सेसफुल होना है ना। वी हैव टू बी सक्सेसफुल 100 टाइम्स, यू हैव टू बी ओनली सक्सेसफुल 1 टाइम। करेक्ट, ये भी एक दिस रियलिटी ऑफ लाइफ। और कहीं ना कहीं एक G20 का विषय भी है। दूसरा विषय है, आपके इलेक्शन हो रहे हैं। तो अब एक इलेक्शन पंजाब में या ओवरऑल इलेक्शन टालने का बहाना भी मिल गया जी, मोदी जी रिटेलिएट करेंगे। रिटेलिएशन आसमान से आ सकती है, जमीन से आ सकती है, समंदर से भी तो आ सकती है ना आपकी बार। जरूरी नहीं है जमीन या सर आसमान से आए, माना समंदर तो से। नहीं, सर माना तो अभी तक किसी ने नहीं है ना कि यहाँ से हुआ है, ये कह नहीं, रहे हैं। आपके बेस जो POJK में जो आतंकवादी संगठन है, उन्होंने इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो आपकी रावलपिंडी में मीटिंग क्यों हो रही? मतलब आपके तो एक तीर से दो निशाने हैं ना, एक तो G20 से पहले हो गया, फिर दूसरा इलेक्शन टालने का बहाना मिल गया, बोले जी इंडिया रिटेलिएट करेगा, तो इलेक्शन तो अभी हो नहीं सकता पंजाब में। और जो जनरल इलेक्शन की बातें हो रही, फिलहाल तो इंडिया का खतरा बढ़ गया, फॉरवर्ड पे पोस्ट अटैक हमने एक्टिवेट कर दिया, आतंकवादियों को हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, भारत हमला करेगा। ये तो आपने, ये तो आपके ग्राउंड पे अभी सिचुएशन चल रही है जो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये सर तो आपके इलेक्शन ग्राउंड तो पे, पहले भी नहीं होने लगा था, इलेक्शन का तो पहले भी कुछ नहीं पता था, लेकिन अब ये तो जरूर बहाना है मिल कि गया ना। अभी और इन्वेस्टिगेशन जिस ग्रुप ने जिम्मेदारी ली है, खैर मैंने वो न्यूज़ नहीं देखी, अगर आपके पास हो तो आप मुझे फॉरवर्ड कर दिएगा। जी, तो इसके उसको फिर अगर अगर वो उसका कोई ग्रुप, जिस ग्रुप ने कहा है कि जी उन्होंने किया है, अगर उनकी बेस पाकिस्तान में है, तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान को उसके ऊपर जो है एक्शन करना चाहिए उनके ऊपर। नहीं, POJK में बेस ग्रुप है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आपके ISI के कहने पे ही तो किया, वो थोड़ी ना खुद कर रहे हैं खुद। और फिर आप कह रहे हैं कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आ रहे हैं जी इंडिया। अब देखिए, एक लॉजिक बताता हूँ आपको, सिंपल लॉजिक। 3 महीने पहले इनविटेशन गया, SCO का एक एजेंडा है। आज बिलावल कह रहे हैं कि भाई मैं आ जाऊंगा। मुझे बताइए, वर्किंग डे बचे हैं 8,
8 वर्किंग डे में क्या एजेंडा तय होगा, क्या आपके पॉइंट आएंगे, बायलैटरल ट्राइलैटरल की बातें होंगी, आपके पॉइंट्स, कुछ कॉमन ग्राउंड अचीव होगा, क्योंकि 8 दिन में कुछ नहीं हो सकता भाई। जिनको आना था उन्होंने तो 3 महीने पहले कह दिया। देखिए फिर शेरपाज आपस में एजेंडा, पॉइंट्स, कॉमनैलिटीज, क्या होगा, क्या एमिशन है, क्या आपकी आपत्ति, क्या हमारी आपत्ति है, अगर बायलैटरल होना किस मुद्दे पे होगा, अगर ट्राइलैटरल होना किस मुद्दे पे होगा, अगर कोई चीज निकालनी है तो कम से कम एक फ्रेमवर्क बनता है। देखिए 8 दिन में फ्रेमवर्क बनाना संभव तो है नहीं। अब बिलावल साहब तो आ रहे चाय पीने और बिरयानी खाने, चाय और चाय पिलाएंगे, बिरयानी अच्छी बनती है हमारे यहाँ, वो तो खैर हो जाएगी। और साथ ही के साथ हमारे यहाँ जवानों पर अटैक भी हो रहा है। तो आप इन सारी चीजों को यही तो जोड़िए। बात है सर, यही तो बात है ना कि वो ठीक है चले बिरयानी खाने आ रहे हैं वट एवर, लेकिन सर यही तो बात है कि कौन रोकना चाह रहा है उनके ट्रिप को, कौन उनको चाहते हैं कि विजिट ना करें जो इस किस्म की हरकत की जा रही है। भारत के अंदर से नहीं भी तो कोई हो सकता है जो जो ना चाहता हो कि पाकिस्तान में से कोई आए, पाकिस्तान देखिए साइड से कोई आए। देखिए अब मैं एक डायरेक्ट बात बोलूं, अगर आप बिलावल भुट्टो जरदारी जो आएंगे, मुझे जो अब तक हो सकता कैंसिल कर दें, क्योंकि आपके चीफ जस्टिस साहब ने भी लास्ट मिनट पे कैंसिल कर दिया था, अभी कुछ हम्म। गारंटी नहीं है, पर मैं मान रहा हूं आ रहे। अब ऐसी परिस्थिति में जहां पीओजे के बेस ग्रुप इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, जहां हेलीकॉप्टर और ड्रोनों से उन्हें ढूंढा जा रहा है, आई डाउट राष्ट्रीय राइफल्स को पता क्या करना है, हमारी पैराशूट रेजिमेंट को पता है उनसे कैसे निपटना, वो टेंशन नहीं है। ऐसे में आपके फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं 8 वर्किंग डे के नोटिस पे, जहां एजेंडा सेट नहीं है, जहां कुछ सेट नहीं है, जहां, और उन्हें तो मुझे डाउट है बिलावल साहब को ये भी पता है कि एससीओ का एजेंडा क्या है, मुझे आई डाउट उनको पता होगा। अभी आपकी हिना रबानी जी वो गई थी रशिया, और जब वहाँ रशिया के फॉरेन मिनिस्टर साहब बैठे, मैंने वो वीडियो देखा है, तो उन्हें कहते हैं कि भाई आप तो मैडम आपकी टीम कहाँ है, कह रही वी हैव अ स्मॉल टीम। कहती स्मॉल हम्म। टीम कौन सी टीम, कहती मैं ही हूँ बस। वहां तो नहीं रशियन 10 बैठे थे। तो तो सर फिर उन्होंने जब बोला, जब कम लोग लेके जाएं तो भी आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, नहीं नहीं हमारे नहीं पाकिस्तान से भी लोग कहते हैं ज्यादा लोग ले जाएं तो भी पर प्रॉब्लम हो जाती है, ज्यादा लोग मैं आगे खाने के लिए। नहीं नहीं, खाने की कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ खाना बहुत है, आप जितने लोग भेजेंगे खाने की टेंशन ना ले। हमारे यहाँ तो हजारों टन खाना जाया होता, आपकी तरफ की स्थिति नहीं है। देखिए अब जब रशियन डेलीगेशन से वो मिली, तो रशियन के फॉरेन मिनिस्टर बैठे थे, 10 लोग बैठे थे, तो मैडम तो अकेली बैठी थी। किसी मीटिंग में 1 लोग आए, तो जब फिर रशियन मिनिस्टर ने टोका फिर से, कह रहा वेर इज योर टीम, तो बोली वी आर नॉट अ इकोनॉमिक पावर लाइक रशिया, हम छोटी सी कंट्री है। तो फिर हाँ। उन्होंने बोला कि, फिर उन्होंने बोला यार ठीक है दोस्तों, मैं टीम का साइज मैटर नहीं करता। पहले आपके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो पॉलिटिकल रैलियों में बैठे थे, वहां भेजा जूनियर मिनिस्टर को, जो हिना जी को भेजा वो भी अकेले भेज दिया। किसी मीटिंग में एक बंदा उनके साथ था, वरना वो भी नहीं थे। आपका काउंसलेट भी वहीं से 2-5 लोग आ जाते हैं। मतलब इतनी हालत हुई कि उनको उनको पूछना पड़ा भाई आपकी टीम कहाँ है। हम 10 लोग लेके बैठे हैं, मतलब एजेंडा कहाँ है, टीम कहाँ सर है। ये फीमेल पावर है, वो अकेली हिना रब्बानी कर सबको डील कर सकती थी, ये बात होती है सर, समझे समझा करें जरा, अच्छा वुमेन अच्छा। पावर समझा करें। नहीं वुमेन पावर तो समझा कर रहा हूं मैं, कई बार ऐसा तो नहीं है कि अब वुमेन सामने के वो रशिया के फॉरेन में लावराव साहब भी थोड़ा पीछे हो गए, अब मैं क्या बोलूं। पता नहीं बिलावल भुट्टो कहाँ बिजी थे, ये खैर वही जाने। बट कहने की बात ये है कि देखिए कहीं ना कहीं उनके कहने का मतलब क्या था, यू आर नॉट सीरियस। हम्म। लावराव साहब के कहने का मतलब था यू आर नॉट सीरियस, कि आप यार उठ के आ गए, मतलब डिप्लोमेसी में तो ऐसे ही कहा जाता है। अब बिलावल आ रहे तो 3 महीने पहले जो इनविटेशन गया था तब आते, एजेंडा हर्ट होता है, ये होता है वो होता है, और आने से पहले ये कर्म कांड कर गई आईएसआई। तो ये जो मीटिंग होनी है, मेरा अंदेशा है इसमें से कुछ निकलना नहीं है। ये मीटिंग होगी, औपचारिकता होगी, कहवा चाय कॉफी बिरयानी बिरयानी जो भी है वो चलेगी। आई डोंट थिंक एनीथिंग सब्सटेंशियल इज गोइंग टू बी अचीव्ड, एंड आई डोंट थिंक इवन मिस्टर जरदारी नोज कि एससीओ का एजेंडा क्या है, व्हाट दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट। और तीसरी चीज, आप बुरा नहीं ना सर माने तो एक उनकी बात टीम बोलूं। है, एक सेकंड सर, सर उनकी टीम है और मेरा ख्याल है हर फॉरेन मिनिस्टर की टीम होती है, वो जरूर उनको एजेंडा और सब कुछ चीजें सिखा पढ़ा के भेजेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक शिरकत तो कम से कम होगी पाकिस्तान की तरफ से, बाकी चीजें नहीं वो अब, मैनेज कर लेंगे। सर हम लोग बहुत जहीन लोग हैं, आप लोग ऐसे ही अंडर एस्टिमेट करते हैं हम लोगों को। नहीं जब से ताशकंद में आपके एनएसए नहीं पहुंचे और हमने एजेंडा हाईजैक किया था, तब से इनको लगता नहीं यार ये पहुंचे नहीं तो भारत एजेंडा हाईजैक करेगा। पर एक चीज मैं बोलूं आरजू जी, जो आपके भी काफी एनालिस्ट बोलते हैं आजकल, बोलते हैं कि भाई व्हाट डज पाकिस्तान हैव टू ऑफर। ये मसला ही दीगर है, कभी इस पे बात करेंगे। पाकिस्तान डजंट हैव एनीथिंग टू ऑफर। एक एक मसला ये भी है, आप ट्रेड ट्रेड आपको करना नहीं, एड की आप बातें करते रहते हैं, शिया टमाटर होते हैं, भारत से आपको कुछ चाहिए नहीं, आटा मिल नहीं रहा, 500 रुपए केला दर्जन मिल रहा है जो यहाँ 25 रुपए मिल रहा है, पर ठीक है कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, आपको जैसा करना चाहे।
पॉइंट ये है कि ये पुंछ का हमला कराया गया ताकि इंडिया और जे&के को मैप पे लाया जाए, और 5 हमारे जवान शहीद हुए, इसका रिटेलिएशन होगा तो रावलपिंडी में मीटिंग हो रही तो आपको इलेक्शन डिले करने का मौका मिल गया, और बोले अभी तो भाई खतरा है, मोदी जी रिटेलिएट करेंगे, और मोदी जी रिटेलिएट तो खैर जरूर करेंगे, और मेरा अंदेशा है, अनुमान है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे तो लगता है सर G20 से चाइनीज पहले बुलेट्स करेंगे। मिली है तो चाइना से भी पूछ लीजिए ना। चाइनीज चाइनीज बुलेट्स बुलेट्स, तो चाइनीज बुलेट्स तो आप भिजवाते हैं ना, चाइना थोड़ी ना भिजवाता तो है, या तो चाइना भी आपके, तो भिजवा सकता है सर चाइनीज बुलेट्स, तो चाइना को भी थोड़ा सा नहीं देख नहीं, लिया करें आप लोग। एक बात बताऊं, हर चीज में हमारी तरफ ही देखने लग जाते हैं। नहीं आपके जो पीओजे के बेस ग्रुप से उन्होंने तो खैर इसकी जिम्मेदारी ली है, पहली बात। दूसरी बात, आरजू जी, चाइना जो है ना, वो चाइना की औकात नहीं है लड़ने की। चाइना हमेशा लड़वाता है, किसी को सामने खड़ा करता है। चाइना ने 45 साल पहले एक लड़ाई लड़ी थी वियतनाम में, वो भी हारे थे। ये चिंगबोंग लड़ नहीं सकते, इनकी औकात नहीं है लड़ने वड़ने की। इनको बोल जाएंगे जी चिकन नूडल खा सकते हैं और चाउमीन, ये लड़ना वड़ना इनकी बस की बात नहीं है। ये क्या करेंगे, आपको भेजेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट है रेड जिहाद, मैं ये नेशनल टीवी पे कहीं बार सालों से कह रहा हूँ, रेड जिहाद। व्हाट इज रेड जिहाद? रेड जिहाद इज वेयर रेड्स आर फंडिंग द जिहादीज एंड जिहादीज आर डूइंग द डर्टी वर्क। पैसा हमारा, माल हमारा, तुम जाके कांड कर दो। ये बिल्कुल रेड जिहाद वाली प्रक्रिया हो रही। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, क्योंकि पैसा हम चाइना लगा रहा है, चाइना का पैसा, चाइना का हिसाब किताब है, आप जाके ये करो। क्योंकि आपकी जो अपनी फैक्ट्रियां, वो तो यूक्रेन के लिए असला बनाने में बिजी है ना, उनके पास असला बनाने का टाइम कहाँ है? और असला आपके पास वैसे 2-3 दिन का बचा, तो उसको कहाँ तो सर लगाएंगे आप? पाकिस्तान से बात करेगी क्या इंडियन गवर्नमेंट के, ये जो कल हादसा हुआ है उसके ऊपर पाकिस्तान से कोई बातचीत की जाएगी? बातचीत क्या करना है, इसका तो रिटेलिएशन होगा अर्जू जी। बातचीत में क्या रखा? देखिए, अगर आप हमारे जवानों को मारेंगी और हमारे एजेंडा को स्कटल करेंगी, तो बंदूक का जवाब तो बंदूक ही होता, बंदूक की जवाब बात नहीं, थोड़ी ना होती है। अगर कोई ग्रुप जिम्मेदारी ले रहा है और कह रहा है कि जी उन्होंने किया है, तो वो सबूत तो कम से कम पाकिस्तान की गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट को दिखाना चाहिए ना, इंडियन गवर्नमेंट को, कि देखें जी ये देखिए आपके यहाँ से लोग आए थे। देखिए अगर आपका ग्रुप मान रहा है तो सबूत तो खैर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, पहली बात। बाकी जो सबूतों की ट्रकें हमने भेज रखी है, जो जिनको आपने पता नहीं किस वेयर हाउस के किस गोडाउन में डाल रखा, अब तक आपने उन सबूतों पे क्या किया? कुछ नहीं किया, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि आप तो, आपके एस्टेब्लिशमेंट और आईएसआई के कहने पे तो ये हुआ ना अर्जु जी। ये इसकी टाइमिंग देखिए ना आप, ये अतीक, G20, बिलावल, तीनों चीजों पे कहीं ना कहीं चीजें मिलती है। जब मैंने लास्ट टाइम आपके शो पर कहीं और टीवी चैनल्स पे ये बोला, मैंने कहा कि अतीक ने ऐसा क्या बोला जो 24 घंटे में वो निपट गया, क्योंकि उसने 3 नाम लिए थे जो पहले जिंदगी में उसने नहीं लिए। उसने आईएसआई, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद का ही तो नाम लिया था जो पहले नहीं लिया उसने, राइट। और यही चीज हो गई, और बाकी क्या हुआ? और आप देखिए एक और बात, आपने हमारे 5 जवान मारे हैं, तो इसका हिसाब तो होगा अर्जू जी, और इसका हिसाब मिलिट्री को इसका जवाब देना आएगा। और अगर आप पुलवामा का रेशियो देखिए, 1:10 था, 1 का 10, तो आप देखिए रेशियो क्या मेंटेन होता नहीं होता, ये तो जवाब होगा। आपकी गवर्नमेंट तो खुद करा रही ना आपकी। मुझे बताइए, जब ये अटैक हुआ उसके बाद बिलावल कहते हैं मैं आऊंगा, अगर इसके पहले बिलावल ने क्यों नहीं कहा मैं आऊंगा? 3 महीने से इनविटेशन है, उनको कहना चाहिए था मैं आऊंगा। कि या तो अब मैं बोलता कि भाई एस्टेब्लिशमेंट इज वर्किंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर लेकिन बिलावल सर पहले अगर बोलते, लेकिन सर अगर देखिए बिलावल ने नहीं आना था तो फिर वो कहते ही नहीं कि नहीं आना, वो ये थोड़ी कहेंगे आना है उसके बाद इस किस्म का अटैक करवाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। वो तो बिल्कुल, फिर ना आते वो। मैं हाँ। यही चीज आपको समझा रहा हूँ। देखिए सब बात सुनिएगा मेरी। अगर बिलावल ने पहले बोल दिया होता मैं आ रहा हूँ, फिर ये अटैक होता, तो हम कहते चलो यार, ये आईएसआई ने, एस्टेब्लिशमेंट ने कराया बिलावल की मीटिंग को डिरेल करने के लिए। बिलावल ने तो अटैक के बाद बोला ना मैं आ रहा हूँ, अटैक के पहले थोड़ी बोला है। सर अटैक से बिलावल पहले बोला है, सर अटैक के पहले बोला है, क्या बात कर। सर मैं उससे पहले से शोज कर रही हूँ बिलावल के, आप मेरी ट्वीट देख लीजिए सर, कि वहां पे ट्वीट लगी हुई है, इस हादसे से पहले बिलावल ने कहा है कि मैं आ रहा हूँ। फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट पहले का है, ये हादसा तो शाम में हुआ है, और ये उसके बाद हुआ है। बल्कि हम लोग यही कह रहे थे कि जैसे ही बिलावल ने कहा उसके साथ ये हादसा हुआ है, ये दोनों कनेक्शन कैसे हैं, पाकिस्तान में ये बात चल रही है, नहीं, ये कनेक्शन तो बिलावल ने देखिए, पहले कहा है। देखिए आरजू जी, उस मुद्दे पे नहीं जाते, पहला क्या बाद में का। देखिए दोनों रिलेटेड है। G20 अतीक, G20 बिलावल और पुंछ, ये चारों रिलेटेड है। ये आइसोलेशन में देखेंगे कुछ नहीं मिलेगा आपको, चारों को साथ देखेंगे तो बहुत कुछ मिलता है।
पीओजे के बेस ग्रुप ने इसका वो ली है। आप चाइनीज वो मिला है, चाइनीज असला मिलने लगा है जेएंडके में आजकल। अभी आपके ड्रोन से हथियार आ रहे हैं। अभी 5-6 दिन पहले जम्मू में एक और ड्रोन पकड़ा गया, हथियार भी आ रहे हैं, ड्रग्स भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चीजें तो हो रही है। और मैं सीरियसली बताऊं, मुझे नहीं लगता बिलावल इज रियली इंटरेस्टेड, क्योंकि व्हाट स्टॉप बिलावल फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स टू से आई वांट टू कम। उन्होंने एजेंडा पे बात नहीं करी, उन्होंने कुछ नहीं चाहा। ये जैसे सरगी लैवरॉफ के साथ हिना जी की मीटिंग हुई कि अकेली बैठी रही मैडम, और नहीं, तो मतलब सर औपचारिक था वो। बिलावल बिलावल या प्राइम मिनिस्टर हो चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, वो अकेले नहीं होते कि जो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। ये सभी जानते हैं कि फैसले कहाँ से होते हैं। तो नहीं जब वही मैं, वहां से फैसला आ गया कि हाँ चले जाओ, तो फिर उन्होंने कह दिया कि जा रहे हैं। उससे पहले तो वो तो नहीं बात कर सकते थे ना। आप जानते नहीं हैं बिल्कुल, रावलपिंडी से फैसले मैं आते हैं। मानता हूँ, मैं हाँ, आपकी बात से बिल्कुल मानता हूँ कि ऑटोनॉमी तो यहाँ किसी के पास नहीं, ऑटोनॉमी तो एक ही के पास है। हाँ। वैसे सुना आप आज ये आसिम मुनीर साहब की बीबी शिया, आजकल ये बड़ा डिस्कशन चल रहा है। उनके रिश्तेदारों को ये देखा जा रहा है उनमें से कोई ईरान तो नहीं गया था। मतलब आजकल ये भी बड़े चीज कि ये बीबी पहले के था सर। रिश्तेदारों में से कोई ईरान तो नहीं गया था। हाँ सर, पहले जी। पर ये बताइए, सुन्नी ईरान नहीं जा सकता क्या? जा सुन्नी भी सकते तो सर, ईरान क्यों जा नहीं सकता। जा सकते? कोई भी तो जा पर ये सकते हैं सर। ईरान जो, मतलब ईरान जो जाएगा वो शिया बन गया बाय डिफॉल्ट है, उसको अपने शिया। अब सर इस तरह की इनकी सोच है, इसको क्या किया जा सकता है। लेकिन खैर सर, ऐसा होना नहीं चाहिए था जो हादसा कल हुआ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और बहुत हमदर्दी है और बहुत अफसोस है उन पांचों फौजियों के लिए जो शहीद हुए इसमें। और इस किस्म के हादसे नहीं होने चाहिए। और मेरे जैसे बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में जिनको ये सुनकर अफसोस हुआ है। तो लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट होगी और पता चलेगा कि आखिर कौन लोग इन्वॉल्व हैं और उनको पकड़ा भी जाए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। आजू जी जाते जाते दो बातें बोलूंगा। जो जो लोग इनके इस लाइन हमारी तरफ है, मतलब बॉर्डर के इस पार है, उनका तो काउंट डाउन शुरू हुआ। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, दे विल बी ऑल हम्म, न्यूट्रलाइज्ड। हम्म, अब जो वहां है, सवाल ये कि उन वालों का कब होगा, कहाँ होगा, विल डू एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ अवर चूजिंग। रिटेलिएशन हम्म। तो होगा, ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ। नमस्कार। बिल्कुल ठीक। नमस्कार सर, थैंक यू।